हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 27 मार्च का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए डिज़ाइन है और जो वनडे एग्जाम्स हैं इस तरह के वहाँ पे इक्वली काम आने वाला है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आपका कोई सा भी मीडियम हो आपके लिए काम का है। और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, अभी जाके उसे तुरंत ज्वाइन कीजिए ताकि आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँ। तो देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस पर पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनवेट जो है वो सूचीबद्ध हुआ है, मतलब उसको वहाँ पर लिस्ट किया गया है बीएसई पर। अब ये क्या है, इनवेट क्या होता है और वो कौन सा इनवेट है जिसको लिस्ट किया गया है, तो उसका नाम है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो बहुत टेक्निकल टर्म है, इसको आराम से समझते हैं। तो देखिए, पहले तो आप इशू समझिए, है ना, एक एक करके चलते हैं। इशू क्या है कि जैसे सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई रोड बनाई, ठीक है। अब रोड बनाने में उसके हजारों करोड़ रुपए लगे, ठीक। लेकिन जब उन्होंने वो हजारों करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, इन्वेस्ट किया, अब उसका रिटर्न कब मिलेगा? वो रोड ऐसा तो नहीं है कि आज हमने इन्वेस्ट किया कल को तैयार हो गई। वो तैयार होने में ही 4-5 साल लगेंगे। फिर चलो वो तैयार हो भी गई, नेशनल हाईवे तैयार हो गया, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एकदम ओपन होते ही सारा पैसा आ जाएगा। धीरे 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 टोल कलेक्ट होगा और कई वर्षों में 10-20-30 साल बाद वो सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट था वो वापस आएगा। अब सरकार के समक्ष दुविधा ये है कि जो पहला पैसा था वो तो लगा चुके हैं वो प्रोजेक्ट ए में, मतलब जो पहले हाईवे बनाया है, अब उसे बी दूसरा हाईवे भी बनाना है, लेकिन इसके लिए तो पैसा बचा ही नहीं। अब क्या करें, कहाँ से लाएं पैसा? और जो ए से पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट से, उसे तो आने में अभी सालों लगेंगे। तो अब नए प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करें? तो उसका जो तरीका है ना वो है इन्वेट। ठीक है, इन्वेट की फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक, थोड़ी देर के लिए म्यूचुअल फंड को समझते हैं ना। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो म्यूचुअल फंड आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और वो जो म्यूचुअल फंड है वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि उनसे इसे लाभ होगा और फिर ये आपको लाभ देगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे म्यूचुअल फंड काम कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अब थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये जो ए प्रोजेक्ट है ना, अब ये ए प्रोजेक्ट है, इससे पैसा आना तो पक्का है कि धीरे धीरे पैसा आएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट को क्या करें, ऐसे ही लिस्ट कर दें, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्ट कर दें कि मेरा ये ए प्रोजेक्ट है और ये लाभ कमा रहा है, महीने के इतने पैसे आते हैं, साल के इतने पैसे आते हैं, और अगर आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि हाँ हम भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हम भी करेंगे, सबको लाभ चाहिए। तो अब क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट था ए, इसका पैसा तो अभी यहाँ से नहीं आया है ना, जो टोल आना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पे इन्वेस्ट कर दिया कि ये जो टोल आ रहा है महीने का या साल का, उससे हमें डिविडेंड मिलता रहेगा। ठीक है, और सरकार को क्या हुआ, ये बीएसई पे लिस्ट किया था उससे क्या कैश हाथ में आ गया, है ना, कि पैसा मिल गया। अब उस पैसे को सरकार कहाँ पे यूज कर लेगी? बी पे। ठीक है, बी प्रोजेक्ट पे। अब जैसे जैसे टोल इकट्ठा होता रहेगा वो इनमें बांटती रहेगी धीरे धीरे, है ना, जितना साल भर में आया वो आगे दे दिया, फिर दूसरे साल आया वो फिर दे दिया। ठीक है, तो अब सरकार को क्या है, जो पैसा इकट्ठा लगाया था वो एक तरह से इकट्ठा ही मिल गया। थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा तो कोई बात नहीं है, जो अब निवेशक है, निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा लाभ तो कमाएंगे ही। ठीक है, तो ये जो पूरा काम किया इसको कहते हैं राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये एक ट्रस्ट है, ये एक म्यूचुअल फंड टाइप का है जिसमें निवेशक पैसा लगाएंगे और पैसा लगाएंगे, वो पैसा इकट्ठा होकर सरकार के पास जाएगा, वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में उसको लगा सकती है। निवेशकों को क्या मिलेगा, जो ए वास्तव में एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जो हाईवे था, वहाँ से जो टोल टैक्स मिलेगा जिससे सरकार को लाभ होगा, तो सरकार उसका डिविडेंड इन निवेशकों को भी देगी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। सरकार का पहला इन्वेट है, सरकार की ओर से मेड इन पब्लिक इशू IPO है। ठीक, और
5 रोड को इसमें कवर किया गया है, मतलब 5 रोड पे जो टोल इकट्ठा है उसके लिए ये इन्विट इशू किया गया है। झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये इसमें टोल्स हैं, ये याद नहीं करने हैं आपको। और जितनी इसका मतलब ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ 14 टाइम्स, जितनी उम्मीद थी उससे 14 गुना ज़्यादा हिट रहा, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। तो एसेट मोनेटाइजेशन का पार्ट है। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास जो एसेट हैं उससे ही पैसा कमाया जाए, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तरीका तो यही था, है ना, कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कहाँ लिस्ट कर दिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि किसी को रेंट पे दे देते, किसी प्राइवेट सेक्टर को उसको दे देते, ठीक। तो वो क्या करता, वो संचालित करता, वो टोल वसूलता, लेकिन हमें एक साथ पैसा मिल जाता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्यों आएगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेने, अपना पैसा क्यों अटकाएगा, है ना। तो बहुत सारी ऑपरेशनल दिक्कतें होती हैं। तो एक तरीका है रेंट पे दे दो, दूसरा तरीका था इस तरह से जो इन्वेट है वो इशू कर दो, ठीक। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन का पार्ट है, मतलब जो आपकी एसेट है उससे मनी आ जाए, पैसा आ जाए, तो ऐसे बोलेंगे एसेट मोनेटाइजेशन। जो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी हैं, जो नई प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और जो पहले से बने हुए प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक। तो जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं उनसे हम किसी तरह पैसा कमा पाए। तो हमने यहाँ देखा जो ए प्रोजेक्ट था, है ना, वो पहले से बना हुआ था, ठीक। तो ये ब्राउन फील्ड है ए, और बी कैसा है, ग्रीन फील्ड, ये अभी बनाना है, ठीक। तो ब्राउन फील्ड से सरकार ने पैसा कमाया और ग्रीन फील्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक। तो यहाँ पे डेमोक्रेटाइजिंग इन्वेस्टमेंट मीन्स जो रोड यूजर्स हैं, जो रोड को यूज़ करते हैं, उनको रोड ओनर बना दिया, मतलब इन्वेस्ट किया है ना उन्होंने उस रोड में। अब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है ना, आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप PSE पे जो ट्रेडिंग है वो करते हैं तो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो उस रोड के ओनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 6,000 करोड़ रुपए रेज किए गए, ठीक है। और इसका मैनेजर कौन है, इन पैसे को मैनेज कौन करेगा, तो मैनेज करेगा राजमार्ग इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक, ठीक। PPP पार्टनरशिप पे बनी हुई है NHAI और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और कुछ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। रेगुलेट कौन करता है इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, वो रेगुलेट करता है। उसने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेट, है ना, स्पेशली जो इन्वेट हैं उनके लिए क्या कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के नियम बना रखे हैं 2014 के। इन्वेट मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम है, लेकिन उससे जो पैसा आता है वो आपको कहाँ पे लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। बहुत सारी जगह से पैसे को जमा करते हैं, पूल्स मनी, है ना, मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने सबने इन्वेस्ट किया, पैसा इकट्ठा हो गया, अब आप इससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लो, ठीक है। मीन्स कोई रोड बना सकते हो, कोई पावर ग्रिड बना सकते हो, कोई डैम बना सकते हो ना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कैसे पैसा मिलेगा, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ए रोड थी, है ना, उससे टोल टैक्स लेगी सरकार, वो टोल टैक्स से जो लाभ होगा वो एज अ डिविडेंड बांटा जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टर्स को। और सेबी ने जो अभी रूल्स की चर्चा की हमने 2014 के, उसमें उसने कहा है कि जो इन्वेट को लाभ होगा ना, इन्वेट में जितना भी आपको लाभ हो रहा है उसका 90% आपको वापस से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दे देना है, ठीक है। मान लीजिए कि आज सरकार ने 100 रुपये कमाए हैं तो टोल टैक्स से, है ना, तो जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उसमें से 90 रुपये सरकार उनको ही बांट देगी, ठीक है। केवल 10% ही रख सकती है, ओके। तो मे बी क्लियर हो गया होगा। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वापस से सुन लीजिए अगर नहीं क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए इन्वेट के संदर्भ में। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ठीक बात है ना, NHAI ने स्पॉन्सर्ड किया है। ये भारत का पहला इन्वेट है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया है, तो ठीक है ना। जो भारत सरकार है ना, पहला सरकारी इन्वेट है। इससे पहले जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इन्वेट लॉन्च करती हैं, ठीक। इट वॉज लिस्टेड ऑन अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, किस पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो थर्ड नहीं होगा, आंसर होगा 1 और 2A, ठीक। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है, कौन वर्णन करता है।
गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम, क्या गवर्नमेंट ग्रांट है? ये सरकारी ग्रांट है, सरकारी अनुदान देती है? नहीं, है ना। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो फॉर कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, ठीक, जो पूर्ण हो चुकी बुनियादी ढांचाएं संपत्तियां हैं उनके लिए एक सामूहिक निवेश का माध्यम है ना। तो यही है, ठीक, कि जो पहले से ब्राउनफील्ड बन चुके हैं उनके द्वारा आप बहुत सारे लोग निवेश कर सकते हैं सामूहिक रूप से। लोन फैसिलिटी है आरबीआई के द्वारा? नहीं। एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? नहीं। तो आंसर बनेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्टोरेशन ऑफ रोड टैप बेनिफिट, ठीक। अब ये रोड टैप क्या है इसको समझेंगे, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, ठीक है। आज थोड़े इकोनॉमिक्स के जो न्यूज़ है वो ज़्यादा हैं, तो और थोड़ी टेक्निकलिटी भी है, ठीक। तो आराम से समझिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसे देखते हैं। देखिए, पहले ना थोड़ा सा मामला समझते हैं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है और विदेशों में उसे निर्यात किया जा रहा है, ठीक, तो क्या होगा? पहले अगर वो महंगी होगी तो विदेश में कम बिकेगी, है ना, कंपटीशन ज़्यादा होगा, और जो देश सस्ती सप्लाई कर रहे हैं उनका सामान बिकेगा, हमारा सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। तो अब हमारी चीज़ें महंगी कैसे होती हैं? अगर कच्चा माल जो उस उत्पाद को बनाने में चाहिए वो महंगा हो, या फिर सरकार ज़्यादा टैक्स ले रही हो, है ना, तो चीज़ें क्या होती रहेंगी? महंगी होती रहेंगी, ठीक। तो सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, रोड टैप स्कीम पहले से ही चल रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ था इस रोड टैप में? इसकी थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लेते हैं रोड टैप की। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिमिशन मीन्स कि जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो उत्पादों को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस लग रहे हैं सरकार उनको वापस कर देगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, वहाँ पे एक्सपोर्ट जब करते हैं तो पहले से ही कुछ टैक्सेस तो लगाती है सरकार, लेकिन इससे अलग भी कुछ टैक्स लग रहे होते हैं। जैसे अगर आपने मंडी से कोई सामान लिया तो मंडी टैक्स लगेगा, आप उसको बनाने में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो उस पर टैक्स है ना, फ्यूल पे फिर वैट है, ठीक है। उसे आपने उस उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया तो आपको फ्यूल लगा, है ना, ईंधन लगा, उस ईंधन पे भी सरकार को टैक्स देना पड़ा। तो आपने एक जो बड़ा टैक्स था वो तो दिया ही, साथ में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स भी दिए, ठीक है। तो सरकार कहती है हम बेवजह इतने टैक्स नहीं लेंगे, और जो भी ये टैक्स आपने दिए हैं हम एक अनुमान लगाएंगे कि आपने कितने टैक्स दिए हैं और उसको वापस कर देंगे आपको, ठीक है। रिमिशन कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा रिमिशन कर दिया जाएगा कि 100% था तो 100% आपको दे देंगे, ठीक है। जितना भी था, जितना भी आपका खर्चा हुआ है टैक्सेस में, वो आपको वापस दे दिया जाएगा, ठीक। तो ये स्कीम चल रही थी, पहले से ही चल रही है, ठीक है। कब से शुरू हुई थी? 2021 में शुरू हुई थी। उससे पहले एक MEIS स्कीम चलती थी, इसको भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो टैक्स हैं कम से कम वो एक्सपोर्ट ना हो, है ना, कि जो भी सेंट्रल लेवल के टैक्स हैं, लोकल ड्यूटीज़ हैं, उनको सरकार वापस कर देगी, ठीक है। और लेकिन इस साल के बजट में क्या किया ना सरकार ने कहा कि भाई देखो, बजट जो है थोड़ा सा टाइट है, पैसा कम है, तो हम आपको 100% रिफंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जितने भी टैक्सेस आप जमा करते हो हम उसका 50% रिफंड करेंगे। समझ आ रहा है ना, कि अगर आपने 100 रुपये टैक्स में भरे थे तो अब हम आपको, पहले तो 100 रुपये ही वापस कर देते थे, लेकिन अब हम आपको 50 रुपये वापस किया करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब जो एक्सपोर्टर्स थे अब वो परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, ठीक है। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उस पर संकट आ गया, इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने दाम बढ़ा दिए प्रीमियम के, है ना, और अब उनको रीरूटिंग भी करनी पड़ रही है कि जो पहला रास्ता था उससे हटके, क्योंकि उस रास्ते पे खतरा है, अलग रास्तों से सामान भेजा जा रहा है, तो अलग रास्ते दूरी को बढ़ा दे रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो अब वो सरकार के पास गए और कहा कि भाई देखो, आप भी हमें रिफंड नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना, हमारे एक्सपोर्ट तो मार्केट में महंगे हो जाएंगे और लोग हमारा सामान खरीदेंगे नहीं। और बात लॉजिकल लगी सरकार को, तो सरकार ने वापस से क्या करी, 100% की बहाली कर दी, ठीक है। तो यही हमारी न्यूज़ है कि जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है,
उसने कहा कि भाई हम पूरा बेनिफिट देंगे आपको, ठीक है। जो पहले घटा के 50% कर दिया था, अब 50% नहीं, जो भी आप टैक्सेस और ड्यूटीज पे करते हो वैट के सॉरी जीएसटी के अलावा, है ना, वो सारी आपको वापस कर दी जाएंगी। कारण क्या बताया है, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसकी वजह से ऐसा किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज रह गई है, ये MEIS क्या है ना। तो MEIS देखो, एक तरीका तो ये है कि अगर मुझे किसी को लाभ पहुंचाना है ना, तो जैसे मुझे एक्सपोर्टर्स को लाभ पहुंचाना है, तो एक तरीका तो ये है कि उन्होंने जो खर्चा किया है, उन्होंने जो मुझे टैक्स दिया था, मैं वो ही वापस कर दूं, है ना। तो ये तो हम अब कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका है कि मैं उन्हें अलग से कुछ पैसा दे दूं, कि उन्होंने इतना एक्सपोर्ट किया और मैं देखूं, अरे भाई वाह, आपने तो बहुत अच्छा सामान बेचा है विदेशों में, बहुत अच्छे से विदेशी मुद्रा लेके आए हो, ये लो इनाम, है ना। तो मैं उन्हें इनाम के रूप में, गिफ्ट के रूप में कुछ पैसा दे दूं, तो वो है हमारा MEIS, ठीक है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, इसका नाम था। ये पूरा नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए कि लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, है ना। तो जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसको ज़्यादा बड़ा इनाम, कम एक्सपोर्ट करेगा छोटा इनाम। तो इस तरह से वो सरकार उन्हें पैसे देती थी। तो अमेरिका चला गया WTO के पास कि भाई देखो, भारत सरकार तो चीटिंग कर रही है ना, अपने एक्सपोर्टर्स को बेवजह पैसे बांट रही है, गिफ्ट्स दे रही है, और ये WTO के मानकों को पालन नहीं करते हैं, है ना। उसमें आप डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हो, है ना, उसको कहा गया डायरेक्ट सब्सिडी। तो आप एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दे सकते WTO के अनुसार, है ना, क्योंकि WTO चाहता है कि जो वैश्विक स्तर पे जो ट्रेड है, व्यापार है, वो एक फेयर मैनर में होना चाहिए, है ना, न्यायपूर्ण हो। ऐसा नहीं हो कि कोई देश अपने सामान बेचने के लिए उसे जबरदस्ती सस्ता कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे WTO ये कहता है कि हाँ, आप टैक्स कम ले सकते हो अपने लोगों से, है ना। तो सरकार ने क्या करा, बोले ठीक है, हम ये सब्सिडी देना बंद कर देंगे। हम क्या करेंगे, अब जो उनसे टैक्स ले रहे थे उन टैक्स को क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो वो टैक्स को हम वापस कर दिया करेंगे। समझ आ रहा है ना। तो बात में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये अंतर है कि पहले हम उनसे ले रहे थे टैक्स और फिर उनको अलग से गिफ्ट दे रहे थे। अब हम गिफ्ट नहीं दे सकते क्योंकि WTO ने मना कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो टैक्स आपने हमें दिया था हम वही आपको वापस लौटा देंगे, ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट दी जाती है, क्रेडिट स्क्रिप्ट, मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है जिस पे लिखा होगा कि इतने रुपए आपको वापस किए जाते हैं। उसको आप अगली बार जब सरकार को टैक्स पे कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो किसी और को बेच सकते हो और उससे पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट दी जाती है। तो मे बी ये इशू भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए कि जो रोड टैप स्कीम है 2021 में लॉन्च की गई थी और MEIS को रिप्लेस किया था, ठीक बात है ना। डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, नहीं। एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो होती हैं वो MEIS में प्रोवाइड कराई जाती थी, है ना, जो गिफ्ट थे, ठीक। यहाँ पे नहीं पर प्रोवाइड कराई जाती। यहाँ पे तो सिंपल, आपने जो हमें टैक्स दिया है हम वही आपको वापस कर देंगे, ठीक। ये रिफंड करती है टैक्सेस को जो GST में कवर्ड नहीं है ना। तो ये सही है। तो आंसर बनेगा 1 and 3A, ठीक है। रोड टैप WTO के कंप्लाइंट मानी जाती है कि उसके अनुपालन करती है ना, MEIS के विपरीत, है ना। MEIS माना जाता था कि WTO के नियमों को वायलेट करती है ना, उनका उल्लंघन करती है। तो क्यों ऐसा, क्योंकि यह केवल विकसित देशों तक सीमित है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। यह सब्सिडी के बजाय एक रिफंड तंत्र देती है ना, रिफंड मैकेनिज्म है। तो ये आंसर सही होना चाहिए। और देख लेते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त पोषित है, नहीं, इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रहा है, ठीक। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जुड़ी है खाली, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा B, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी एक तरह का टेक्निकल इशू है, इसको भी समझना पड़ेगा। कैमरून के याओंडे में एक कॉन्फ्रेंस होती है WTO की 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो आपको ये जगह का नाम भी ध्यान रखना है, कैमरून। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो WTO है
विश्व व्यापार संगठन है उसकी 14वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, मंत्री स्तरीय बैठक हुई, तो वो कहाँ पे आयोजित हुई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसको समझ लेते हैं, IFT है क्या या फिर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या। सबसे पहले तो ये 2017 में आया, ठीक है, ब्यूनस आयर्स में इसका 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। वहाँ पर 70 कंट्री चाइना की लीडरशिप में इस पे एग्री हो जाते हैं ना, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट दो तरह के हैं, एक होता है मल्टीलेटरल, एक होता है प्लूरिलेटरल। मल्टीलेटरल मीन्स जितने भी WTO के सदस्य हैं सब शामिल हो जाएं तो मल्टीलेटरल, लेकिन सभी शामिल ना हो, अधिकांश सदस्य शामिल हो जाएं कि बहुत सारे हो जाएं, तो वो हो गया प्लूरिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे WTO के जो 166 सदस्य हैं वो नहीं शामिल होते, बल्कि उनमें से 70 लोग मिलके इसको एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। धीरे धीरे और देश भी जुड़ जाते हैं और अब टोटल 120 देश हो गए हैं, ठीक है, जो इसके साथ हैं, ठीक। ज़्यादातर इनमें से ना जो ज़्यादातर देश हैं, विकसित देश इसमें शामिल नहीं है। कौन से देश हैं? विकासशील देश और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, जो कम विकसित, अल्प विकसित देश हैं, ठीक है। अब जैसा कि उसके नाम में ही है ना, नाम फिर से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। अगर विकास करना है तो उसके लिए निवेश की सुगमता, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको देश में विकास करना है, ऊर्जा विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, सब चीज़ में पैसा चाहिए, ठीक है। और जो डेवलपिंग देश होते हैं या अल्प विकसित देश होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा कमी किसकी है? पैसे की ही है। तो वो दूसरे देशों का मुंह देखते हैं कि हमें कहीं और से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, है ना, निवेश मिल जाए, तो उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको आसान बनाएगा ये एग्रीमेंट, ठीक। अब चाइना इसको लीड कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि अब भारत इसे सपोर्ट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। ऑब्वियसली भारत उसको ओपोज कर रहा होगा, है ना। तो भारत ने इसको जो 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे भी ओपोज किया, और देखते हैं अब इसे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल तैयार करना, जिससे देश में FDI आ सके, है ना। तो ये उसका कि एक पारदर्शी हो, चीज़ें स्पष्ट हो, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कोई वेगनेस ना रहे, ऐसा नहीं हो उन्हें पता नहीं है आपके देश के बारे में, पूर्वानुमेय हो, मतलब पूर्वानुमान लगाया जा सके कि ये होगा तो आपके देश में ऐसा होने पे क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ें पहले से पूर्वानुमानित हो, और उसे एक निवेश के लिए जो अनुकूल वातावरण है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, वो प्रोवाइड कराई जाए, ठीक। तो ये सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि पहले से ही लॉज बने हुए हों और जनता को पता भी हो, है ना। तो इन्वेस्टर आए तो उसे पता हो कि ये नियम मुझे पालन करने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्हें इन्वेस्ट कर दिया, बाद में आप नए नियम लेके आ गए कि इनका अनुपालन करो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि जो भी नियम है पहले से ही बता दो। एफिशिएंसी, दक्षता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और फिर पैसा लगाने के बाद आपने उसका प्रोजेक्ट शुरू करने में सालों लगा दिए, लाल फीताशाही में, ठीक है, रेड टेपिज्म में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले करे जा रहे हैं ना। वहाँ जो आपकी नौकरशाही है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो फाइल ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक। और ये चीज़ जो है ना, लाल फीताशाही, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और जो विकासशील देश हैं उनमें काफ़ी दिखती है, ठीक। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये कहता है नहीं भाई, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है इनको स्ट्रीमलाइन करो, इनको सरल बनाओ, और जो कॉपरेशन करो, एक देश दूसरे देश के साथ कॉपरेशन करे, सहयोग करे, समन्वय करे, है ना। तभी तो क्या होगा, गरीब देशों में इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 बातें करने को कहता है। क्या क्या नहीं करता ये, क्या क्या इसमें शामिल नहीं है इस एग्रीमेंट में, कि भाई मार्केट एक्सेस इसमें शामिल नहीं है, ठीक। ये कुछ नए सेक्टर्स को नहीं खोलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन भी नहीं देगा, ठीक। तो निवेश संरक्षित नहीं है ना। संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा ये प्रदान नहीं करता, ठीक है। तो ये एक इसका लूप होल है, ओके। दूसरा है कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो भाई इसमें कोई सेटलमेंट का मैकेनिज्म नहीं है, ठीक। कंपनी अगर सरकारों पर मुकदमा करती हैं तो ये किसी की साइड से नहीं बोलने वाला, है ना। इसके पास कोई तरीका नहीं है
कि इनमें कैसे रिकन्सिलिएशन कराया जा सके। तो यहाँ पे ये इसकी 3 खामियां हैं, ये इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करता। भारत क्यों इसको अपोज कर रहा है? भारत और साउथ अफ्रीका है ना, ये 2 बड़े देश, बाकी कुछ छोटे देश भी हैं, ये दोनों इसको अपोज कर रहे हैं। कारण क्या बताया इन्होंने? कारण बताया भाई, पहले तो भाई WTO तुम अपना नाम देखो, तुम्हारा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं हो ना तुम तो बस ट्रेड के लिए बॉडी हो। तुम्हारा मैंडेट क्या है? जनादेश क्या दिया है तुम्हें कि तुम्हें ट्रेड को फैसिलिटेट करना है ना। इन्वेस्टमेंट व्यापार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, तो ये आपके मैंडेट में आता ही नहीं। तो WTO के अंदर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। पहला तर्क तो भारत ये देता है। दूसरा ये देता है कि देखो भाई, WTO आपके अंदर एक एनेक्स 4 है ना। एनेक्स 4 क्या कहती है कि अगर WTO की रूल बुक में कुछ भी चेंजेस करने हैं ना, कोई नई चीज़ों को लानी है, तो मल्टीलैटरलिज्म है वहाँ पे, मतलब सारे देश मानेंगे तो ही उस एग्रीमेंट पे साइन होगा, है ना। एनेक्स 4 कहती है ऐसा। कौन कहती है? एनेक्स 4। ठीक, अगर आपने एक भी देश ऐसा है, कोई छोटा देश हो कोई बड़ा देश हो, ठीक, वो खड़े होके कह देता है कि नहीं मैं इस नियम को नहीं मानता, तो पूरे विश्व में वो नियम लागू नहीं होगा। ये WTO की विशेषता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने 70 देश शामिल हो गए, तो आपने एक एग्रीमेंट करा दिया। तो ये तो जो कंसेंसस है आपका, एक फीचर है, विशेषता है आपकी, उसका इरोजन हो रहा है ना। आप मल्टीलैटरलिज्म से प्लूरीलैटरलिज्म की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो ये कहता है ये। ठीक, और आप एक जो सदस्य हैं उनकी आवाज़ को कमज़ोर करते हो। ठीक, और WTO इसके लिए नहीं जाना जाता। ठीक है, पहले भी बहुत सारे जैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हुए हैं पहले, उसमें भारत ने अपोज किया, तो बहुत समय तक वो लागू नहीं हुआ, है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिर्फ भारत के कहने पर पीस क्लॉज लाया गया। ठीक, तो ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि कोई एक देश भी अपोज कर रहा है तो उसकी बात भी सुनी जाएगी। तीसरा भारत की चिंता का विषय है ये चाइना। ठीक, कि भाई चाइना की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो सही नहीं रहा है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है, तो ये इसके लिए टूल ढूंढ रहा है और WTO को निशाना बना रहा है। ठीक है, तो ये चाह रहा है। दूसरा है कि इसमें जैसे कहा गया है कि लाल फीताशाही को हटाना है ना, और एक तरह के रूल्स बनेंगे सेम तरह के। तो भारत का कहना है कि देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट ही या इंटरनेशनल नियम ही सब तय करेंगे, तो जो देश की घरेलू सरकार है उसको FDI को कंट्रोल करने की पावर चली जाएगी, है ना। और विदेशी निवेश के साथ ऐसा करना एक रिस्की हो सकता है ना, खतरनाक हो सकता है भविष्य के लिए। तो अल्टीमेटली भारत इसे अपोज कर रहा है, इसको सहमति नहीं दे रहा है। एनेक्स 4 मैंने आपको बता दिया, अगर IFT को WTO का फॉर्मल पार्ट बनना है तो इसको एनेक्स 4 में ऐड होना होगा। और एनेक्स 4 का नियम क्या है कि सभी 100% देश जो हैं, मतलब 166 मेंबर हैं, तो सारे के सारे इसके लिए अगर मानेंगे तो ही ये लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो अगर इंडिया भी मना कर रहा है तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, इंडिया को वीटो मिला है। ठीक, इंडिया को क्या, सभी देशों के पास वीटो है। ठीक है, ये कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि IFD या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट या विकास के लिए निवेश सुगमता समझौते पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, यह एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, ये WTO के तहत नहीं। कौन सा एग्रीमेंट है? प्लूरीलैटरल। ठीक है, ये हमने देखा था। इसका उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देना, तो सही है। ये MC11 या मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 11 में आया, तो ये भी ठीक है। तो आंसर बनेगा 2 and 3, आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज़ें इसमें कवर नहीं होती? तो मार्केट एक्सेस है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन इसमें कवर नहीं है ना, हमने देखा था। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट इसमें कवर नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी इसमें कवर्ड है। ठीक है, सॉरी, मार्केट एक्सेस भी इसमें कवर नहीं है ना। मार्केट एक्सेस की कौन से मार्केट तक पहुंच होगी, ये भी नहीं कवर। तो 1, 2, 3 इसमें कवर्ड नहीं है, और 4th इसमें कवर्ड है, तो आंसर बनेगा C। ठीक,
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एनेक्स 4 को ठीक से एक्सप्लेन करता है ना। तो एनेक्स 4 में मैंने आपको बताया कि WTO के सभी मेंबर्स की सहमति आवश्यक है ना। तो मेजॉरिटी वोटिंग चलेगी नहीं, रिक्वायर कंसेंसस फॉर ऑल WTO मेंबर, है ना, कि सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। तो आंसर बनेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गर्भिणी इनिशिएटिव। ठीक है, गर्भिणी की फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो न्यूज़ में क्यों है इसे समझ लेते हैं। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री है ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि कैसे ये जो गर्भिणी इनिशिएटिव है किस तरह से अच्छा काम कर रहा है ना। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के साथ। ठीक है, अब एक्चुअली ये करता क्या है ना। तो ये करता है कि भारत में प्री टर्म बर्थ को रोकने के लिए स्टडी करता है। ठीक है, प्री टर्म बर्थ क्या होते हैं कि समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया। ठीक है, तो उससे प्री टर्म बर्थ में ना बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। बच्चे के जीने के चांसेस कम हो जाते हैं ना, कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाएगा, इसके चांसेस कम रहते हैं। फिर उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाते ठीक से। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। ठीक, तो उससे निपटने के लिए, प्री टर्म बर्थ से निपटने के लिए पहले जानना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसकी स्टडी करता है ये गर्भिणी इनिशिएटिव। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया है इस स्टडी में। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ठीक है, किस मिशन का भाग है ये, तो अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन चल रहा है, उन्नति मिशन, उसका भाग है। और लक्ष्य क्या है इसका, कि जो प्री टर्म बर्थ है और नियोनाटल मोर्टेलिटी है, कि जो नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है या समय से पहले, प्री टर्म बर्थ किसको मानते हैं, जब 37 हफ्तों से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, कि उसने गर्भ में 37 हफ्ते पूरे नहीं किए, उससे पहले ही उसका जन्म हो गया, तो उसे कहा जाता है प्री टर्म बर्थ। ठीक, तो इन चीज़ों को कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्या किया गया है इस स्टडी में, तो 12,000 प्रेग्नेंट विमेन की स्टडी की गई। ठीक, साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी स्टडी है। ठीक है, अपना खुद का AI मॉडल है, गर्भिणी GA2 मॉडल, इसको डेवलप किया गया, ताकि देखिए अभी क्या है ना कि हम जैसे गेस्टेशनल एज होती है, गेस्टेशनल एज की अल्ट्रासाउंड देख के ना डॉक्टर बता देते हैं कि डिलीवरी कब तक होगी। ठीक है, तो वो जो मॉडल्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं, जो विदेशों में स्टडी हुई है ना। हमने अपने देश में ऐसी कोई स्टडी नहीं की। तो भारत की महिलाओं की जो एक मतलब उनकी जो टेंडेंसी है वो डिफरेंट हो सकती है विदेश की महिलाओं से। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना एक इंडिया स्पेसिफिक AI टूल बनाया गया कि जो प्रेगनेंसी की डेटिंग है, गेस्टेशनल एज है, उसका ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर डेटा रिपोजिटरी है एक दृष्टि। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारा डेटा शेयर किया जा रहा है। ठीक है, मल्टी ओमिक्स अप्रोच है, मतलब ये जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं, जैसे जीनोमिक्स, प्रोटोनोमिक्स, है ना, माइक्रोबायोम स्टडीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये सब टेक्निकल चीज़ें आपके काम की नहीं, आपके काम का बस गर्भिणी इनिशिएटिव किससे संबंधित है ना। तो जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं उनकी स्टडी है, उनके गर्भ की स्टडी करेगा। ठीक है, और पता करेगा कि जो बच्चे जन्म से समय से पहले जन्म ले रहे हैं उसका कारण क्या है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्री टर्म बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ क्या होता है। तो प्री टर्म बर्थ है कि जो 37 हफ्तों से पहले हो जाता है। ठीक है, 37 वीक से पहले अगर बच्चे का जन्म हो जा रहा है तो उसे कहते हैं प्री टर्म बर्थ। स्टिल बर्थ होता है कि 28 वीक है ना, उसके बाद माना जाता है कि बच्चे में जीवन की संभावनाएं आ गई। अगर 28 हफ्ते का बच्चा होता है तो स्टिल बर्थ में होता है कि 28 हफ्ते के बाद भी बच्चे की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसे कहेंगे स्टिल बर्थ। फिर है गर्भिणी, तो हमने समझ ही लिया। एक है PM मातृ वंदना योजना। तो मातृ वंदना योजना भी माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए है, लेकिन उसमें ना कैश दिया जाता है ना, 6,000 रुपये कैश में दिए जाएंगे
और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, लेकिन गर्भिणी किसकी है? साइंस एंड टेक। गर्भिणी में तो बस एक रिसर्च इनिशिएटिव है ना, एक स्टडी की जाएगी, कारण पता लगाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कैसे नवजात बच्चों का को संरक्षण दिया जाता है? उन्हें पैसे देके, ताकि महिलाएं अच्छा खाएं, अच्छे से पोषण करें स्वयं को, अपने बच्चे को। तो दोनों थोड़ी सी अलग स्कीम्स हैं, ठीक है। इसी गर्भिणी में ही ना एक आनंदी माँ इनिशिएटिव और चल रहा है, ठीक है। CSR इनिशिएटिव है एक तरह का, कि कोई भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इसका पार्ट हो सकती हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, एक केयर मदर नाम की संस्था है, उसके द्वारा ये चलाया गया है गर्भिणी इनिशिएटिव के साथ ही, ठीक। AI ड्रिवन मैटरनल हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी परेशानी है ना, जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनको कोई दिक्कत है, तो पूरा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक। प्रसव से पहले एंटीनेटल, मतलब बच्चे के जन्म से पहले की देखभाल करता है, बाद की देखभाल करता है। एक किट भी प्रोवाइड कराई जाती है महिलाओं को, है ना। तो जो रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर जो भी गर्भावस्था में जो भी चीज़ें काम की हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में एक ऐप है, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, कोई परेशानी है तो, ठीक है। डॉक्टर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें की जा रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गर्भिणी इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। तो पहला है कि ये भारत का सबसे बड़ा प्रेगनेंसी कोहोर्ट स्टडी है ना, कि जो प्री टर्म बर्थ पे फोकस करती है, तो सही बात है। फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है? नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया है। अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन का भाग है, तो ये सही है। तो आंसर बनेगा B 1 और 3। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा INS सुदर्शिनी। एक सेल ट्रेनिंग शिप है, मतलब कि प्रशिक्षण पोत है कि कैसे आपको समुद्र में जाना है, तो किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है, युद्ध पोत नहीं है ना। तो INS सुदर्शिनी नाम है। ये पहुंचा फ्रांस में सेट बंदरगाह, ठीक है। तो सेट बंदरगाह, पोर्ट ऑफ सेट में, और वहाँ पे इसने एक बाईएनियल, मतलब 2 साल में एक बार होने वाले मैरीटाइम फेस्टिवल एस्केले सेट, ठीक है, उसमें भाग लिया। और ये क्या है, स्पेशली इसके लिए नहीं निकला है, ये तो अपने 10 महीने के एक यात्रा पे निकला है, ठीक है। 10 महीने का इसका अभियान है, घूम रहा है ये। उस अभियान का नाम है लोकायन 26, जिसमें ये 22,000 नॉटिकल माइल्स घूमेगा, 18 पोर्ट्स पे विजिट करेगा, 13 कंट्रीज घूमेगा। और ऐसे घूमते घूमते जो लोग हैं, मतलब जो शिप पे लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देगा, है ना। तो एक फ्लोटिंग एम्बेसडर की तरह ये काम कर रहा है ना। और जो मैरीटाइम हेरिटेज है और पीपल से पीपल टाई है ना, कि लोगों से लोगों के संबंध को मजबूत कर रहा है, ठीक है। भारत का एक विजन है, महासागर विजन, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। तो इंडियन ओशन जो रीजन है, हिंद महासागर जो है, वहाँ पे सरकार चाहती है, मतलब भारत चाहता है कि म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट हो, किसका? सिक्योरिटी का और ग्रोथ का, ठीक है। मतलब पहले तो आपने सागर इनिशिएटिव सुना था ना, सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, कि भारत चाहता है कि इस पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा हो और ग्रोथ हो, मतलब उस क्षेत्र की प्रगति हो। तो ऐसे लग रहा है कि भारत करवाएगा ये सुरक्षा और प्रगति, ठीक है। तो अब फिर भारत सागर से लेके आया भाई महासागर, है ना। महासागर सागर का और अपडेटेड वर्जन है। उसमें कहा कि भाई म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, मतलब आपको भी मदद करनी होगी, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले सुरक्षा और प्रगति के लिए जिम्मेदार हूँ, है ना। आपको सुरक्षा, हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो बाकी देशों को भी साथ में आना पड़ेगा, है ना, और साथ में मिलकर एडवांसमेंट करना होगा, ठीक। तो उसके लिए ये शिप है, अलग अलग देशों में जाएगा, वहाँ से चीज़ें सीखेगा, है ना। तो एक तरह के लोकायन अभियान पे निकला है। शिप के बारे में, तो ट्रेनिंग शिप है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बना है, कैडेट्स को ट्रेनिंग देना इसका मेन काम है, ठीक है। और INS तरंगिनी पहला शिप था, उसी क्लास का ये दूसरा शिप है, ठीक है।
अगर हम फेस्टिवल की बात करें जो फ्रांस में आयोजित हुआ एस्केलेसेट, तो मेडिटेरियन कोस्ट पे, भूमध्य सागर तट पे आयोजित होता है फ्रांस में। और यूरोप का लार्जेस्ट गैदरिंग है जिसमें बहुत सारे शिप्स आते हैं, है ना। और वो जो अपनी मैरीटाइम हेरिटेज है, ठीक है, जो समुद्री विरासत है उसको शेयर करते हैं ना, उसको दिखाते हैं दूसरे लोगों को। थीम क्या थी इसकी? जो इटली यहाँ पे जो फ्रेंच नेवी है ना उसको 400 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। तो 400 साल पूरे हुए हैं 2026 में। 400 साल पहले फ्रेंच नेवी बनी थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इटली को एज अ गेस्ट नेशन आमंत्रित किया गया, ठीक। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि लोकायन 26 अभियान के क्या उद्देश्य हैं? तो वॉरफेयर एक्सरसाइज करना नहीं, मैरीटाइम हेरिटेज को प्रमोट करना, है ना, और ग्लोबल आउटरीच बढ़ाना, वैश्विक पहुंच। तो घूम ही तो रहा है ये, है ना, तो ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगर हम एस्केलेसेट फेस्टिवल की बात करें तो ये फ्रांस में मनाया जाता है मेडिटेरियन कोस्ट पे, तो सही है। एनुअल फेस्टिवल है? नहीं, एनुअल नहीं है ना। कैसा है? बाइएनियल है, मतलब हर 2 साल में होता है। नवल वॉरफेयर, इससे भी गलत कर सकते हो, है ना, कि नवल वॉरफेयर नौसैनिक युद्ध का जश्न नहीं मनाता ये, ठीक। यूरोप की लार्जेस्ट गैदरिंग है, तो ठीक है ना, शिप्स की लार्जेस्ट गैदरिंग है, तो 1 and 3 आंसर होगा बी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एग्नाइट, ठीक है, एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन क्या होता है कि देखिए, एक तरह की फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने फोटोकॉपी मशीन देखी हो तो आप क्या करते हो, एक जो जिस भी पेपर को फोटोकॉपी करना है उसको रखते हो और सेम ऐसे ही प्रिंट होके बाहर आ जाता है एक दूसरा पेपर, है ना। तो ऐसे ही क्या है, अगर हम अंदर कोई मटेरियल डाल दें किसी मशीन के, ठीक है, जो 3D प्रिंटर है उसमें हम अंदर कोई मटेरियल डाल दें कि कोई अगर मेटल का बनाना है, मेटल जिस भी चीज़ का आपको बनाना है, ठीक, और उसको वो बता दे कि हमें क्या बनाना है, तो वो एज इट इज़ वो ही बना कर दे दे, ठीक है, तो वो है 3D प्रिंटर, ठीक। तो इस काफ़ी यूज़ हो रहा है आज के समय में 3D प्रिंटर्स, जो अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये हैं भी, है ना। अगर आप एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपने 3D प्रिंटर देखा हो सकता है, ठीक है। तो एक हमारा अग्निकुल नाम का, अग्निकुल कॉस्मोस नाम का एक स्टार्टअप है ना। तो जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है उसने एग्नाइट नाम का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना दिया, ठीक है, रॉकेट इंजन, है ना। तो वो बनाया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्नाइट कौन है, तो 3D प्रिंटेड इंजन है, मतलब ऐसे बना है कि बस आपने मटेरियल डाल दिया और इंजन बन के एकदम बाहर आ गया, ठीक है। किसने बनाया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। अग्निकुल कॉस्मोस कौन है? चेन्नई का एक स्टार्टअप, स्पेस टेक स्टार्टअप है, और IIT मद्रास में ये इंक्यूबेटेड है, मतलब IIT मद्रास से बना है, ठीक है। कैसे अलग है ये एग्नाइट ने, मतलब क्या काम किया, क्यों ये गेम चेंजर साबित हो रहा है ना। तो पहले क्या होता था, अगर आपको ना ऐसा कोई रॉकेट इंजन बनाना है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, जो अभी तक हम इसरो वगैरह यूज़ करते आ रहे थे, तो बहुत सारे जो पुर्जे हैं एक पजल की तरह उन्हें अलग अलग बनाओ, फिर उनको असेंबल कर दो, जोड़ दो, ठीक है, तो बनेगा रॉकेट इंजन। लेकिन इसमें ना एक मुश्किल है। मुश्किल ये है कि आपने इतने सारे जो टुकड़े बनाए थे, हजारों सैकड़ों, उनमें से कोई एक भी ठीक से नहीं जोड़ा, ठीक है। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना। तो एक तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, ये करने में ना महीनों लगते थे, ठीक है, कि अलग अलग सब चीज़ों को बनाओ फिर उनको एक साथ जोड़ो। यहाँ पे एग्नाइट ने क्या किया कि कुछ नहीं, बस एक मेटल का पीस दे दिया और उस मशीन में डाला, और मशीन में से तुरंत ही एक क्या बन के आ गया, ये जो इंजन है 3D इंजन बन के आ गया, ठीक है, 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक। कौन सा मटेरियल यूज़ किया था इन्होंने? तो इनकोनेल, नाम से याद रखना है, इनकोनेल मटेरियल एक अलॉय है, सुपर अलॉय, जो बहुत ज़्यादा हीट को और प्रेशर को सहन कर सकती है। 7 दिन में बन गया ये मात्र। जो पहले इंजन बनता था वो उसे महीनों लग जाते थे बनने में, ठीक है। और कौन सा फ्यूल यूज़ करेगा? तो सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ करेगा। सेमी क्रायोजेनिक मतलब आधा क्रायोजेनिक आधा दूसरा ट्रेडिशनल फ्यूल।
ट्रेडिशनल फ्यूल में केरोसिन यूज़ कर लेगा, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसको यूज़ कर लेगा, और क्रायोजेनिक में जो सब कूल्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको यूज़ करेगा। यहाँ पे है किस में लगाया जाएगा ये इंजन, तो एक लॉन्च व्हीकल है अग्निकुल का ही, अग्निबाण रॉकेट है, उस रॉकेट में ये इंजन लगाया जाएगा, ठीक है। अब इस इंजन को बनाने का महत्व क्या है, एक तो कॉस्ट एफिशिएंसी है, 3D इंजन है तो बहुत, एक तो आपका जो मटेरियल है वो कोई वेस्ट नहीं हुआ, है ना, और कॉस्ट बहुत कम हो गई है, मानवों की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि मशीन ने ही बनाया है, तो जो स्पेस मिशन है वो सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। कस्टमाइजेशन हो सकता है, कस्टमाइजेशन मीन्स आपके प्रोडक्ट के अनुसार इंजन तैयार कर देगा ये, है ना। भारी प्रोडक्ट है तो बड़ा इंजन बना देगा, हल्का प्रोडक्ट है छोटा इंजन बना देगा, वो भी मात्र 7 दिनों में, ठीक, तो कस्टमाइजेशन कर सकता है। और स्पेस प्राइवेटाइजेशन, है ना, मैंने आपको बताया जो अग्निकुल है वो कोई सरकारी कंपनी नहीं है, जैसे इसरो तो सरकारी संस्था है ना, अग्निकुल सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट स्टार्टअप है, ठीक है, IIT मद्रास का। तो वहाँ पे इन स्पेस की गाइडलाइन को फॉलो करके जो प्राइवेट प्लेयर का मार्केट है स्पेस सेक्टर में, है ना, उसमें एक बड़ा कदम देखा जा रहा है इसको, है ना, कि जब प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं तो कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो पहले से ही थी, है ना, ऐसा नहीं है कि अभी ही डेवलप हुई हो, सालों से है, ठीक, लेकिन उससे रॉकेट इंजन भी बन सकता है ना, तो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो नए नए तरीके खोजेगा, ठीक, एक्सप्लोर करेगा। रिकॉर्ड होल्डर है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन बनाया उन्होंने, समझ सकते हैं ना, तो रिकॉर्ड भी एक नाम के रखा है उन्होंने। इससे पहले भी उन्होंने ना ऐसा, ये तो बड़ा इंजन है जो लगाया जाएगा, लेकिन इन्होंने पहले एक टेस्ट भी किया था, तो अग्निलेट नाम से एक टेस्ट किया था 2021 में, तभी भी इन्होंने एक इंजन बनाया था, लेकिन वो सिर्फ टेस्टिंग इंजन था, है ना, वो रियल इंजन नहीं था। तो जब वो सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने बाद में एक बड़े स्तर पे ये इंजन बनाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो इग्नाइट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। ये विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन है, सही है। इसरो ने डेवलप किया है, नहीं भाई, अग्निकुल ने डेवलप किया है। और इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फॉर वेल्डिंग एंड जॉइंट्स, है ना, इसमें तो ऐसा है ही नहीं कोई वेल्डिंग और जॉइंट्स, ऐसा थोड़ी ना उसे असेंबल किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, नहीं, एक आपने बस मेटल डाली, इनकॉर्नल मेटल, और उसके बाद वो अब पूरा का पूरा इंजन एक साथ बन के निकला, है ना, कोई जोड़ नहीं है, कहीं पे वेल्डिंग नहीं हुई, तो ये सही है कि ये वेल्डिंग और जोड़ों की आवश्यकता को समाप्त करता है। आंसर बनेगा 1 and 3, आंसर विल बी ए। और क्या आ सकता है इस इंजन के संदर्भ में कि इट इज मेड यूजिंग इनकॉर्नल अलॉय, सही बात है। इट यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं यूज कर रहा है ना, लिक्विड ऑक्सीजन प्लस साथ में केरोसिन को यूज कर लेगा, ठीक है, या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल को यूज कर लेगा, ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो जहाज होते हैं ना, एरोप्लेन्स, उनमें यूज होता है, ठीक है। इट इज अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, तो 1 and 3 इसका आंसर भी होगा, 1 and 3, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है। सर्न ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एंटी प्रोटॉन की रोड ट्रिप कराई है, ठीक है। अब ये एंटी प्रोटॉन क्या होते हैं पहले समझते हैं। जो प्रोटॉन है, ठीक है, वो कैसा तत्व है, पॉजिटिव तत्व। एंटी प्रोटॉन मतलब उसका एंटी है, उसका ऑपोजिट है, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जब ये प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं ना, तो शून्य बना देते हैं, ठीक है, शून्य बना देते हैं, मतलब कि एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सर्न है ये बनाता है एंटी प्रोटॉन, ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये बनते हैं ना, वो जो फैक्ट्री है सर्न की, जहाँ पे एंटी प्रोटॉन को बनाता है, एंटी मेटर फैक्ट्री, ठीक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक नॉइस है कि अब अगर इसको आगे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसमें कुछ मेजरमेंट करने हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, मैग्नेटिक नॉइस मतलब मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो उस एंटी प्रोटॉन को प्रभावित करता है। तो वहाँ पे सर्न की लैब में या जो सर्न की फैक्ट्री है, वहाँ पे ये प्रयोग नहीं हो सकते। तो अब उसे कहीं और लेके जाना है ना, किसे, एंटी प्रोटॉन को कहीं और लेके जाना है, दूसरी सुरक्षित जगह पे। लेकिन जैसे ही उसे लेके चलो,
वो आसपास के प्रोटॉन से रिएक्ट कर जाता है और स्पार्को की एनर्जी बनती है और ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि प्लस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो ज़ीरो कर देंगे। ठीक, तो हमेशा क्या होता था कि एक एंटी प्रोटॉन लेके गए दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, जैसे ही उसे कहीं पे रखा उसने प्रोटॉन से रिएक्ट किया और ख़त्म। ठीक, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने इसको दूसरी जगह पहुंचाया है। ठीक है, एक शांत लैब में पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है? बेस स्टेप उसका नाम है। एक डिवाइस है 1000 किलो की, पोर्टेबल डिवाइस है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है, उसका नाम है बेस स्टेप। ठीक है, स्टेप माने सिमेट्री टेस्ट इन एक्सपेरिमेंट्स विद पोर्टेबल एंटी प्रोटॉन्स। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या करा कि जो मैग्नेटिक और एयर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको इस तरह से मैनेज किया कि जो प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन है वो बीच में ही रह जाए, है ना। मानो ये बॉक्स है तो इसकी दीवारों से ना टकराए, अंदर पूरी हवा हटा दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो एयर के टच में तो आएगा नहीं, और हवा के टच में नहीं आएगा तो हवा में जो प्रोटॉन है उसके टच में भी नहीं आएगा, है ना। अब इन दीवारों से इसको समस्या हो सकती थी, इनके टच में आ सकता था, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कि ये बीच में ही लटका रहे, है ना, बीच में ही सस्पेंडेड रहे और इन दीवारों को कभी ना टच करवाए। तो इसको लेकर गए, है ना, -269 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लेकर गए और लगभग 30 मिनट तक ये ऐसे ही चलता रहा, लटका रहा 42 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे। 92 एंटी प्रोटॉन लेके गए थे, उनमें से 91 सुरक्षित पहुंच गए, एक खत्म हो गया, है ना। तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक एक्सपेरिमेंट था, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। इस स्टेप का नाम आ सकता है कि स्टेप किससे संबंधित है, किस संस्था से संबंधित है। ठीक है, क्या करता है। तो यहाँ पे मैंने इससे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बनाया कि जो एंटी प्रोटॉन है वो एंटी मैटर है प्रोटॉन की, तो सही बात है। सर्न क्या है? सर्न एक संस्था है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च का। हमने अभी 2-3 दिन पहले भी सर्न की बात की है ना, तो ध्यान रखिएगा, जब ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की थी जब। ठीक है, बेस स्टेप क्या है? तो ये एक पोर्टेबल एपरेटस है जिसमें इन एंटी मैटर को लेकर जाया जाता है। तीसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट है कादर क्रूज मिसाइल। ठीक है, ईरान ने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया है ना, और उस पर हमला किया है इस मिसाइल से, कादर क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल क्या होती है? 2 तरह की मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल, मान लीजिए ये यहाँ पे हमारा जो वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल के ऊपर तक जाएगी प्रक्षेप्य पथ पे, तो वो है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, वायुमंडल के अंदर अंदर सीधे पथ पे जाती है तो क्रूज मिसाइल। ठीक है, हालांकि तो कौन सा वो यूएस का शिप था ये भी ध्यान रखना है, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, लेकिन यूएस ने इसे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, और ये बताता है कि मतलब ईरान की शक्ति को दिखा रहा है ना, ईरान की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल कैपेबिलिटीज़, कि आपको अगर उसने सुनिश्चित कर लिया कि आप उसके एरिया में नहीं आ सकते तो वो नहीं आने देगा। ठीक है, तो कादर मिसाइल आ जाएगी कि किसकी है, तो ईरान की मिसाइल है, एक तरह की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ठीक है, पहले एक नूर मिसाइल होती थी जो चाइना की C802 जो चाइनीज़ मिसाइल है उसके डिज़ाइन पे बनी थी, नूर मिसाइल, है ना। अब नूर मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है कादर मिसाइल, कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। ठीक है, भूमि से लॉन्च कर लो, समुद्र से कर लो, युद्धपोतों से, या फिर आकाश से कर लो। ठीक, तो समस्या क्रिएट कर सकती है यूएस के लिए। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्रूज मिसाइल कौन सी होती हैं जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं? नहीं, ये होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मिसाइल गाइडेड थ्रू आउट इट्स फ्लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर, है ना, जो वायुमंडल के भीतर ही निर्देशित होती है ना, तो ये सही है। ठीक है, डिजाइंड ओनली फॉर न्यूक्लियर वॉरहेड, नहीं, उसका क्रूज या बैलिस्टिक से कोई मतलब नहीं है ना, दोनों ही मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाया जा सकता है। ठीक है, मिसाइल लॉन्च्ड ओनली फ्रॉम सबमरीन्स, ऐसा भी नहीं है ना, तीनों जगह से लॉन्च हो सकती है। नेक्स्ट है, आपको ना देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो कि कौन सी मिसाइल किस देश की है ना, हाल ही में चर्चा में रही ये मिसाइल देशों से मिलान करो, तो कादर ईरान की है, नूर ईरान की है, C802 चाइना की है ना, मैंने वही मिसाइल्स ली हैं जो इस क्वेश्चन में थी।
ठीक है। लेकिन ऐसा अगर ईरान ने और इजराइल ने कोई मिसाइल्स छोड़ी हैं तो उन पे भी पूछ लेगा, ठीक है, सबको मिक्स करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बलेंद्र शाह जो हैं वो नेपाल के 47वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं, है ना, नंबर याद रखना है, 47वें प्राइम मिनिस्टर हैं, बालेन नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। मात्र 35 वर्ष के हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं नेपाल के इतिहास में, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से जुड़े हैं, आरएसपी से जुड़े हैं, झापा 5 में उन्होंने चुनाव जीता और केपी शर्मा ओली जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें एक बड़े अंतर से हराया, ठीक है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, उन्होंने उन्हें नियुक्त किया, एज अ प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। वहाँ का जो संविधान है, नेपाल का संविधान, उसके आर्टिकल 76(1) के द्वारा, ठीक है। और ये इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए हैं ना। तो पहला रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, मात्र 35 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरा, पहले मधेसी प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो नेपाल में ना दो रीजन में डिवाइडेड है, एक तो उसका पहाड़ी रीजन है, एक मैदानी भाग है, ठीक है। तो जो अभी तक क्या होता था, जो पहाड़ी लोग हैं, जो मूल निवासी थे नेपाल के, उनमें से ही प्रधानमंत्री चुना जाता था। लेकिन अब जो नेपाली भाग है, जहाँ पे मधेसी कम्युनिटी, जो नेपाल की अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, वो समझी जाती है, तो वहाँ से वहाँ के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इंजीनियर रह चुके हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, एमटेक किया है इन्होंने, इवन इंडिया से ही। रैपर भी हैं, एक संगीतज्ञ हैं, रैपर हैं, और पहले काठमांडू के मेयर रह चुके थे। जो जेनजी वो हुआ था ना अभी प्रोटेस्ट, है ना, जिसने सरकार को उखाड़ फेंका था नेपाल की, उसको इन्होंने उसको लीड किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इनका काफ़ी तेज़ी से उदय हुआ था। तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ना, अगर पड़ोस में कोई बड़ी घटना हो रही है तो हमारे लिए काम की है। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम मधेसी कम्युनिटी, तो सही बात है। कोलिशन गवर्नमेंट से बने हैं, नहीं भाई, अपने भारी बहुमत से जीते हैं, है ना। और his rise is linked to political instability following dissolution of parliament, सही बात है ना, जेंजी प्रोटेस्ट के बाद ही इनका उदय हुआ है, ठीक है। तो 1 and 3 आंसर रहेगा, आंसर विल बी बी, ठीक। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, 8-9 टॉपिक देखे आज हमने। उम्मीद है आपको सारे समझ आए होंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी थी और इवन काफ़ी सारी टेक्निकलिटी थी, है ना। मेजरली जो टॉपिक्स थे वो इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड थे और दोनों में ही टेक्निकल टर्म्स थी। नहीं समझ आया, कोई दुविधा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, और या फिर एक बार फिर से सुन के देखिए उस टॉपिक को, है ना, पढ़ के देखिए नोट्स में से, तो मोस्ट प्रोबेबली समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप एक कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इशू है आपका, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगी, ठीक है। कल मिलते हैं इसी जोश के साथ, तो चलिए, थैंक यू।